Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, and over 130 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is AGM compliances not done. आपने AGM के कुछ compliances नहीं किए हुए हैं, उसके possible solutions क्या क्या हो सकते हैं और उसमें prosecution क्या क्या हो सकती है. इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमने एडवोकेट चिन्मय कल्याणकर साहब को बुलाया हुआ है. कल्याणकर साहब हमारे पहले भी वेबिनार में लेक्चर दे चुके हैं. आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज वगैरह सब बढ़ाया हुआ है उन्होंने, सिंपल लैंग्वेज पे दिया हुआ है. और आज भी वो हम लोगों का अपना खुद का नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंसेस, कानून की छोटी मोटी चीज़ें के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं. आपको पता है कि आपके सोसाइटी में, हर सोसाइटी में महाराष्ट्र में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करना है. और कैसे करना है, कितने समय पे करना है, कितने दिन की नोटिस देनी है, ना देने पे क्या परिणाम है उसका, कितने डीबार होते हैं, क्या होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आज एडवोकेट कल्याणकर साहब आपको बताएंगे. तो नाउ आई वेलकम एडवोकेट चिन्मय कल्याणकर and request him to proceed and share his knowledge and experiences with our friends over here. Namaskar sahab, please take over sir. Thank you sir. Thank you so much Hemant sir. Thank you for inviting me. जैसे आपने बताया कि इसके पहले भी मैं आपके वेबिनार के थ्रू लोगों के साथ मुझे मौका मिला है डिस्कस करने का. तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट और ये वेबिनार वगैरह कंडक्ट करना, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है. आपके आर्टिकल्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं. मैं खुद और मेरे सर्कल में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो वो यूटिलाइज करते हैं. वहाँ पे अलग अलग नॉलेज का वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. आज जिन्होंने भी ये जो भी वेबिनार लोग अटेंड कर रहे हैं उनको भी मैं वेलकम करना चाहता हूँ. तो सोसाइटी में जो हाउसिंग सोसाइटी है या फिर कोई भी सोसाइटी है, लेकिन जहाँ तक हम लोग बात करें कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, तो एवरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैज़ टू फॉलो द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसमें पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरीके से सोसाइटी रन करनी चाहिए. एज अ मैनेजिंग कमेटी कौन से कंप्लायंस मैनेजिंग कमेटी ने करने चाहिए. उसके साथ साथ जो सोसाइटी के बायलॉज होते हैं, जो गवर्नमेंट ने एक मॉडल बायलॉज इशू किए हैं और बाद में सोसाइटी कैन चेंज, उसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है विद द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार. तो उसके तहत जो एमसीएस एक्ट है और जो बायलॉज है उसके अंडर जो भी गाइडलाइन सोसाइटी को दिए हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, उसके अंडर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग.
जैसे सोसाइटी के अलग अलग मीटिंग्स होते हैं, जिसमें एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, एक सोसाइटी की फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होती है कि जो सोसाइटी के पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार स्टार्टिंग में होती है। उसके साथ साथ एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का टाइप होता है, और कमिटी मीटिंग, जो मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग है, वो अलग अलग तरीके से मीटिंग्स होती है। तो ये मेनली 4 टाइप्स है, जिसमें एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जो एवरी ईयर, जैसे द नेम इटसेल्फ सेज दैट एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, तो एवरी ईयर वो सोसाइटी ने कंडक्ट करना चाहिए। मेनली ये जिम्मेदारी सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमिटी है, तो मैनेजिंग कमिटी ने ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए। अब ये कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जैसे अभी हेमंत सर ने बताया कि उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिसके अंडर, जिसके हिसाब से आपकी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए, उसकी नोटिस देनी होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं वन बाय वन आपको आई विल वॉक यू थ्रू द एंटायर लीगल थिंग्स। सिंप्लीफाई वे में मैं आपके सामने वो चीज रखना चाहूंगा। उसमें अगर किसी को कुछ डाउट होगा, कुछ सवाल होंगे, तो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, पहले मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, उसके बाद वन बाय वन वी कैन हैव द क्वेश्चंस, वी कैन हैव द डिस्कशंस। और जैसे मैं हमेशा हेमंत सर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स जो है वो आपके सामने शेयर करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सोसाइटी का जो सभी का फाइनेंशियल ईयर जो है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर के बाद जो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स है, मतलब सोसाइटी को ईयर खत्म होने के बाद अकाउंट फाइनलाइज करने होते हैं, जो 15 मई तक करने होते हैं। जैसे कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद विद इन 1.5 मंथ सोसाइटी के अकाउंट्स फाइनलाइज करने होते हैं, जो आपके बायलॉ नंबर 146 और एमसीएस के जो रूल्स है, जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 का है, तो वैसे एमसीएस एक्ट कुछ रूल्स है जो 1961 में दिए हैं। तो उसके रूल्स के अंडर आपको ये अकाउंट फाइनलाइजेशन करने होते हैं। उसके बाद ये मेंबर्स के लिए इंस्पेक्शन के लिए ओपन होते हैं टिल 31 मई। उसके बाद ऑडिट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो जो आपका पूरा ऑडिट का कंप्लीशन हुआ है, तो वो जून और जुलाई महीने में पूरा ये ऑडिट का प्रोसेस होना चाहिए, जहां पे 31 जुलाई को योर ऑडिट रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। तो इसके लिए ये जो टाइमलाइन है, ये फॉलो करने के लिए पूरे ईयर में ये चीज आपने करनी चाहिए। जैसे कि एवरी क्वार्टर आपने ऑडिट करना चाहिए। अगर आप इंटरनल ऑडिटर रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। एवरी क्वार्टरली वो आपके अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ऑडिट के लिए वो ज्यादा आसान होता है। और उसके बाद जैसे ही आपका ऑडिट रिपोर्ट का काम पूरा हो जाए, तो वैसे ही 30 सितंबर के अंदर आपकी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग सोसाइटी की ये होनी चाहिए। ये 30 सितंबर का जो टाइमलाइन है, उसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। हमेशा कभी कभी अफवाहें उठती है कि 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए एजीएम का आगे बढ़ा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक ही बार हुआ था कोविड के टाइम पे, जहां पे लॉकडाउन था, तो उसी टाइम पे बस एक्सटेंशन दिया गया था। अदर देन दैट ये जो 30 सितंबर का जो टाइमलाइन है, उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। तो ये टाइमलाइन जो है कि एजीएम कब तक लेनी चाहिए, तो इसका आंसर है 30 सितंबर तक आपकी ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। अब ये कहाँ पे लिखा है, तो इट इज रिटन इन द सेक्शन 75 ऑफ द एमसीएस एक्ट, जहां पे ये बोला है कि 30 सितंबर के अंदर आपकी एजीएम ये होनी चाहिए। इट इज अ मैंडेटरी थिंग फॉर ऑल द सोसाइटीज। अब इसमें सोसाइटी की जो एजीएम है, तो उसमें कौन से एजेंडा होने चाहिए, तो ये कहाँ पे दिया है, और इसकी जो नोटिस है वो कितने टाइम पहले देनी चाहिए। तो जो एजीएम की नोटिस है, उसके लिए क्लियर 14 डेज का टाइम पीरियड दिया है। क्लियर 14 डेज मतलब जो नोटिस इशुएंस का डेट है वो डेट, और एक्चुअल एजीएम का डेट है, तो ये दोनों डेट छोड़ के टोटल 14 डेज, 14 दिन आपके ये बीच में होने चाहिए। तो ये 14 क्लियर डेज की नोटिस देना मैंडेटरी है। तो ये नोटिस आप कैसे दे सकते हो,
बाय वे ऑफ ईमेल दे सकते हो, रजिस्टर्ड एडी से आप ये नोटिस दे सकते हो, और जो आपके कॉमन एरियाज है, नोटिस बोर्ड वगैरह है सोसाइटी में, वहां पे स्टिक होने चाहिए। अगर आप ये घर घर तक सर्कुलेट करोगे, सिग्नेचर लोगे एक्नॉलेजमेंट के, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें कमिटी ने मैंडेटरीली करनी चाहिए। अब ये जो नोटिस है उसमें उसके कंटेंट्स क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो बेसिकली आपके एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये आपके सेक्शन 75 ऑफ द एमसीएस एक्ट, और जो बायलॉज है, अब हर एक सोसाइटी के बायलॉज अलग अलग हो सकते हैं, नंबर भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो बायलॉ नंबर, मॉडल बायलॉज का नंबर 94 है, तो उसमें सोसाइटी के एजे में कौन सी चीजें होनी चाहिए, इसका एक पूरा 1 बाय 1 सिनेरियो दिया हुआ है कि किस तरीके से आपने सोसाइटी के एजीएम का एजेंडा आपने प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं अभी 1 बाय 1 वी विल गो थ्रू इट कि किस तरीके से आपका ये एजेंडा होना चाहिए। हमने ये तो समझ लिया कि 14 दिन पहले आपका ये नोटिस क्लियर 14 डेज के लिए जाना चाहिए। अब आपके नोटिस में क्या होना चाहिए, एज एन एक्चुअल आपकी एजीएम में कौन सी चीजों के ऊपर डिस्कशन होना, या फिर कमिटी ने कुछ चीजें प्रेजेंट करना मैंडेटरी होता है, ये हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा ये होना चाहिए कि रीड द मिनट्स ऑफ लास्ट एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, या फिर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, जो भी अगर आपकी हुई होगी, और उसमें कौन से एक्शंस लिए हैं। तो ये आपका पहला एजेंडा होता है। तो लास्ट एजीएम और एजीएम में कौन सी चीजें हुए, ये आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग यू हैव टू रीड इट आउट। उसके ऊपर डिस्कशन होगा, कुछ एक्शन आइटम्स कौन से कमिटी ने किए हैं, कौन से पेंडिंग है, ये सारे चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। उसके बाद ये होता है कि कमिटी ने एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना जरूरी होता है। तो उस एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है कि पूरे साल में कौन से एक्टिविटीज ली गई, अगर किसी का रेजिग्नेशन हो गया, किसी कमिटी मेंबर का डिमाइस हो गया, या फिर कमिटी में कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस है, या फिर कुछ लोन वगैरह का किसी को दिया है, या फिर कौन से फंड के बारे में कौन से बड़ी एक्टिविटीज आपने वहां पे कंडक्ट की, कौन सी चीजों के लिए आपने पैसे दिए। तो ये सारा जो भी अभी तक कमिटी में हुआ है, पूरे ईयर में सोसाइटी में जो चीजें हुई है, तो ये सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में जाती है। और दिस एनुअल रिपोर्ट हैज टू बी प्रेजेंटेड बाय द मैनेजिंग कमिटी बिफोर द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। तो एजीएम में ये चीजें आपने करनी चाहिए। उसका एक फॉर्म एन करके रूल 62 में ये चीज दी है, तो उसका एक फॉर्मेट भी है, एनुअल रिटर्न्स किस तरीके से होने चाहिए, तो उसी फॉर्मेट में वो एनुअल रिपोर्ट भी प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद जो एजीएम का सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अकाउंट फाइनलाइजेशन होने के बाद आपको जो ऑडिटर का पैनल होता है कोऑपरेटिव का, तो उस वहां पे से जो ऑडिटर होते हैं उनसे आपको एक ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, और ये ऑडिट का प्रेजेंटेशन आपको एजीएम में रखना चाहिए। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो सेक्शन 75 में भी दिया हुआ है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। ऑडिट रिपोर्ट में सारी चीजें होती है कि किस दो टाइप, ऑडिट रिपोर्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल कंपोनेंट, एक होता है लीगल कंपोनेंट, कंप्लायंस कंपोनेंट। तो फाइनेंशियल कंपोनेंट में आपकी बैलेंस शीट होती है, इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा एक रिपोर्ट होता है, और दूसरे जो कंप्लायंस पार्ट है उसमें सोसाइटी ने या फिर मैनेजिंग कमेटी ने कौन से कंप्लायंसेस फॉलो किए हैं, कौन से किए नहीं है, सोसाइटी की मीटिंग्स रेगुलर टाइम पे हुई है क्या, इलेक्शन ड्यू है क्या, या फिर सोसाइटी का जो फंड है किस तरीके से वहां पे आपने उसका यूटिलाइजेशन किया है। तो ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें मिला के आपका ऑडिट रिपोर्ट बनता है। तो दिस ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी प्रेजेंटेड बाय द मैनेजिंग कमिटी बिफोर द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। तो जनरल प्रैक्टिस तो यही है, और इसी तरीके से वो होता है कि जब नोटिस सर्कुलेट होता है उसी के साथ बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट भी सर्कुलेट करना चाहिए। तो द मेंबर्स विल गेट टाइम टू एग्जामाइन द ऑडिट रिपोर्ट। उसमें अगर कुछ भी इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो ट्रांसपेरेंटली सभी के सामने जाते हैं, और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो आपकी जब भी होगी, तो उसमें ये डिस्कशन के लिए बहुत इफेक्टिव चीज होती है। उसके साथ साथ जैसे ऑडिट में अगर कुछ रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत हुई,
उसमें अगर कुछ गलतियां निकलती है या फिर कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो एक ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी कमिटी को प्रिपेयर करना होता है। तो एमसीएस एक्ट का सेक्शन 82 में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट का प्रोविजन है। तो ये ऑडिट जितना एजीएम कंडक्ट करना, ऑडिट करना जितना मैंडेटरी है, उसी तरीके से ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी मैंडेटरी है। तो वो किस तरीके से होता है हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद विद इन 3 मंथ्स आपका ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी जब रेडी होके रजिस्ट्रार के सामने उसका एक्नॉलेजमेंट वहां पे सबमिशन करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन एजीएम में आपके होना चाहिए। उसके बाद जो एनुअल बजट जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग इंडिया का जो काम होता है, जैसे लोकसभा में होता है या फिर स्टेट के लिए विधानसभा में होता है, कि ये नेक्स्ट ईयर का जो बजट है, एनुअल बजट, तो वो भी प्रेजेंट करना जरूरी होता है। जैसे बहुत कुछ बड़े खर्चे होते हैं, लिफ्ट का रिपेयर हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर कुछ वर्क करना है, कुछ किसी भी तरीके से रिन्यूअल करना है कोई भी काम, तो ये सारी चीजों का एक बजट होता है। जैसे कुछ रेगुलर चीजें होती है, जैसे कि हाउसकीपिंग का खर्चा हो गया, सिक्योरिटी का खर्चा हो गया, जो एवरी ईयर आपको लगेगा ही लगेगा। तो हर बार आप एसडीएम लोग लेके वो करने से अच्छा पूरे ईयर के लिए उसका आप अप्रूवल लोगे, तो ये पूरा ईयर का बजट आपको एजीएम के सामने प्रेजेंट करना जरूरी होता है, और उसके ऊपर डिस्कशन होता है और वोटिंग के साथ अप्रूवल होता है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस होके जो भी अल्टीमेट डिसीजन बाय वे ऑफ मेजोरिटी होगा, उस तरीके से वहां पे आपका वो बजट पास होगा। तो ये इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन द एजीएम। तो ये यू हैव टू प्लेस द कमिटी हैज टू प्लेस द एनुअल बजट फॉर कंसिडरेशन बिफोर द एनुअल जनरल बॉडी। उसके साथ साथ कुछ कमिटी ने एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करना जरूरी होता है। तो ये रिटर्न्स कौन से होते हैं, तो एमसीएस एक्ट के सेक्शन 75(2) में और 95(1)(b) में ये रिटर्न्स के बारे में बोला गया है। अगर अगर सोसाइटी ने कुछ लोन वगैरह दिए होंगे मेंबर्स को, तो उसका मेंशन वहां पे उस रिपोर्ट्स में होता है। तो इस तरीके से होता है। ये एनुअल रिपोर्ट्स जरूरी नहीं कि आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ इनकम टैक्स के रिटर्न्स के बारे में भी चीजें होती है। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव के कंप्लायंस के बारे में होता है। तो ये जो सेक्शंस है, इसमें आपको ये पूरे रिटर्न्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये रिटर्न्स भी आपको एजीएम के सामने अगर आपको एप्लीकेबल होंगे, तो ये भी एजीएम के सामने आपको रखने होते हैं। उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट से कुछ आपको लेटर आता है, रजिस्टर ऑफिस से कुछ आता है, या फिर पुलिस स्टेशन से कुछ आता है, अलग अलग अथॉरिटीज होती है, कॉर्पोरेशन होता है, उनके तरफ से अगर कुछ भी कम्युनिकेशन सोसाइटी को होता है, तो इसका भी पूरा कम्युनिकेशन का ट्रेल या फिर इंफॉर्मेशन ये कमिटी ने जनरल बॉडी के सामने रखना जरूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक कम्युनिकेशन पे कमिटी ने किस तरीके से रिप्लाई दिए हैं, या फिर कुछ एक्शनेबल आइटम्स होंगे तो उसके ऊपर क्या क्या कमिटी ने काम किया है, तो ये सारी चीजें जनरल बॉडी के सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी जानकारी सभी लोगों को ट्रांसपेरेंटली होना, ये पूरा ये एजीएम का और ये जो उसमें जो अलग अलग एजेंडा पॉइंट्स है, उसका यही इंटेंशन है कि पूरे कामकाज में आपकी ट्रांसपेरेंसी हो। इसके साथ साथ अगर कमिटी का इलेक्शन अगर ड्यू है, कि बिफोर द नेक्स्ट एजीएम अगर कमिटी का इलेक्शन आने वाला है, तो इसके बारे में भी जानकारी मैनेजिंग कमिटी ने एजीएम के जनरल बॉडी के सामने देनी होती है। उसके साथ साथ कब तक उसका डेट है, कब तक स्टिपुलेटेड टाइम है, कौन सी अरेंजमेंट बाद में कमिटी कर रही है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन देना ये जनरल बॉडी को, ये कमिटी का काम है। तो जब आपका एजेंडा जो बाय वे ऑफ नोटिस जाएगा, तो ये सारे एजेंडा पॉइंट्स आपके नोटिस में भी होने चाहिए। और जब वन बाय वन आप एजीएम का कंडक्ट करोगे, तो ये सारे पॉइंट आने चाहिए। हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगा, रेजोल्यूशंस पास होंगे, वोटिंग होगा। ये जो पूरा जनरल बॉडी कंडक्ट करने का जो तरीका है, ये इसी तरीके से होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ पॉलिसी मेकिंग के बारे में कुछ बड़े डिसीजंस लेने हो, जैसे कि बहुत जगह पे पार्किंग पॉलिसी होती है, पेट पॉलिसी होती है, मूव इन मूव आउट की पॉलिसी होती है,
हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं, तो ये अलग अलग पॉलिसी मेकिंग के जो पॉइंट्स है, ये भी आपने एजीएम में लेके वहां पे प्रॉपरली डिस्कशन करने के बाद वहां पे विद द मेजोरिटी आपने ये रिजोल्यूशंस पास करने होते हैं। तो ये एजीएम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इसमें बहुत बार क्वेश्चन ये होता है कि एजीएम में कोरम कैसे होता है, कि कितने लोग आने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि एजीएम का कोरम कंप्लीट हो गया। तो अगर बायलॉज के हिसाब से, जो मॉडल बायलॉज है उसके हिसाब से जाएंगे, तो 2/3 और 20 विच एवर इज मिनिमम ऑफ द काउंट। तो आपकी पूरी सोसाइटी में कितने मेंबर्स है, तो उसका 2/3 या फिर 20 विच एवर इज लेस, तो वो सोसाइटी का कोरम होता है, एजीएम का कोरम होता है। और आपके अगर जो नोटिस जब भी एजीएम का इशू होता है, उसमें अगर ये चीज लिखी होगी, अगर एजीएम का कोरम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बाद क्या, तो एक जनरल प्रैक्टिस जिस तरीके से चलती है और बायलॉज में भी ये चीज दी हुई है कि अगर आपके नोटिस में ये मेंशन है, तो उसी दिन पे आफ्टर आवर्स आप ये मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हो। तो जनरली प्रैक्टिस ये होता है कि हाफ एन आवर के लिए मीटिंग एडजर्न की जाती है, और उसके बाद जो भी मीटिंग स्टार्ट होती है उसके लिए कोरम की जरूरत नहीं होती है। तो आइडियली आपने कोरम के लिए वेट करना चाहिए, और जब आपको कोरम कंप्लीट होगा तब आपने मीटिंग चालू करनी चाहिए। ये कोरम का, अगर कोरम उस मीटिंग में अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो मीटिंग आपको एडजर्न करनी पड़ेगी, लेकिन मेक श्योर कि आपके नोटिस में ये चीज अगर नोट्स में होंगी तो यू कैन यूज दैट। उसके बाद बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि जो एजीएम है उसका चेयरपर्सन कौन होगा। तो बायलॉज के हिसाब से आपका जो चेयरमैन है, सोसाइटी का जो चेयरमैन है, वो बाय डिफॉल्ट आपके एजीएम का भी चेयरपर्सन होता है। ही हैज द राइट टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। उसमें कौन से टॉपिक पे किसको कितना बोलने के लिए टाइम देना चाहिए, उसके साथ साथ कौन सी चीजों के, जैसे कि अभी मैंने एजेंडा के बारे में बताया कि ये सारी चीजें नोटिस में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स विच आर गिवन इन द नोटिस, अगर कोई भी और पॉइंट एजीएम में लेना है तो विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन यू कैन टेक दिस पॉइंट्स। तो चेयरमैन का काम ही होता है कि पूरे जो मीटिंग है उसके ऊपर प्रिसाइड करना। अब एजीएम के बारे में बहुत लोग ये पूछते हैं कि एजीएम क्या हम ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग फिजिकली अटेंड नहीं कर पाते या फिर आउट ऑफ इंडिया होते हैं। तो अभी तक जिस तरीके से हमारा लॉ वर्क कर रहा है या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से ऑनलाइन एजीएम कंडक्ट करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो ये एजीएम है वो फिजिकली ही आपको लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ कोई भी प्रॉक्सी वोटर नहीं हो सकता है। तो अनलेस एंड अनटिल समवन इज एसोसिएट मेंबर और उसको प्रॉपरली ऑथराइजेशन दिया है, नो वन कैन वोट ऑन बिहाफ ऑफ एनीबॉडी। तो जो खुद मेंबर है उसको ही वहां पे वो जनरल बॉडी एजीएम में प्रेजेंट होना जरूरी है अगर वोट देना है तो। उसके बाद बहुत बार ये होता है कि जो एजीएम है उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग, एमओएम जिसको बोलते हैं, तो वो किस तरीके से सर्कुलेट होगा और वो किस तरीके से, उसका प्रोविजन क्या है। तो मिनट्स ऑफ जो भी डिस्कशन हो रहा है कमिटी एजीएम में, तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखना, एमओएम लिखना, इट इज अ मैंडेटरी थिंग। सेक्रेटरी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। अब ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, एज पर बायलॉ नंबर 107, मॉडल बायलॉ नंबर 107, आपके सोसाइटी के बायलॉ के सबसे आगे पीछे भी वो चीज हो सकती है। तो एजीएम होने के बाद मैनेजिंग कमेटी ने विद इन 3 months ये जो ड्राफ्ट है एमओएम का वो सर्कुलेट करना चाहिए। उसके ऊपर 15 days के लिए लोगों के जो भी कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे या फिर सजेशंस होंगे, तो द मेंबर, इट इज ओपन फॉर द मेंबर टू गिव द सजेशंस। और उसके बाद जो अपकमिंग कमिटी मीटिंग होगी तो उसमें ये मिनट्स ऑफ मीटिंग ये फाइनलाइज होते हैं। तो एजीएम में जो जो चीजें हुई है, जो भी डिस्कशन हर पॉइंट पे हुआ है, उसके बाद जो रिजोल्यूशन पास हुआ है, किसने उस रिजोल्यूशन को प्रपोज किया है, किसने उस रिजोल्यूशन को सेकंड किया है, तो ये सारी चीजें आपके एमओएम में होनी चाहिए। अगर रिजोल्यूशन पे वोटिंग होती है
तो वो अगर पास होता है तो मेजोरिटी के साथ हुआ है या यूनानिमसली हुआ है या पास ही नहीं हुआ है, कितने वोट से हुआ है, तो ये सारी चीजें कैटेगोरिकली वहां पे जो आपका एमओएम होगा उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो ये जो एमओएम का सर्कुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर किसी को भी जो रिजोल्यूशंस है, हो सकता है कि बहुत बार होता है कि इलीगल रिजोल्यूशन पास हो जाते हैं या फिर गलत तरीके से उसका राइटिंग हो जाता है। तो ये सारी चीज अगर आप ये रिजोल्यूशंस सर्कुलेट करोगे तो उसमें आपको सजेशंस मिलेंगे, ऑब्जेक्शंस अगर आते हैं और वो आपको सही लगते हैं, देन कमिटी हैज टू वर्क ऑन इट, और जो एमओएम है उसका रेक्टिफिकेशन भी वो कर सकते हैं। एक बार ये फाइनलाइज हो गए तो उसके बाद उसका सर्कुलेशन ही मैंडेटरी है। अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ इलीगल चीजें पास हुई है और मैनेजिंग कमेटी ने बाय फोर्स ये पास किया है या मेजोरिटी के साथ पास किया है लेकिन इलीगल है, तो दैट कैन बी चैलेंज इन द कोऑपरेटिव कोर्ट। तो ये जो सारी चीजें, जैसे आप उसके बाद अगर आप बायलॉ नंबर 108 पे जाओगे तो वहां पे भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई भी रिजोल्यूशन पास होता है तो उसको अगर आपको रिवर्स करना है, चेंज करना है, तो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है, तो 6 मंथ्स के लिए आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो जो भी मैनेजिंग कमिटी है तो इसने ये सारी चीजें जो जैसे मैंने बताया कि नोटिस टाइमली जाना चाहिए, जैसे अभी 30 सितंबर है, आज हम लोग अगर देखेंगे तो आज 27 सितंबर है, तो आज का दिन मतलब सैटरडे और कल का दिन जो संडे है, तो ये 2 दिन 30 खत्म होने के लिए, ये सितंबर खत्म होने के लिए लास्ट सैटरडे संडे है। तो बहुत सारी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स आज और कल में बहुत सोसाइटीज में होंगी भी। तो आज का जो वेबिनार है वो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि मेंबर्स के लिए ज्यादा है कि किस तरीके से उन्होंने दे कैन चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, कि किस तरीके से मैनेजिंग कमेटी वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज देखनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो मेरे पॉइंट में रह गई वो ये है कि जो नेक्स्ट ऑडिट होगा आपका नेक्स्ट ईयर का, तो उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी आपको एजेएम में करना चाहिए। ये चीज अभी बताते टाइम मेरी मिस हो गई, लेकिन ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ये भी मैंडेटरी चीज है। बहुत सोसाइटीज में या बहुत अलग अलग रीजन्स में ये भी हमने देखा है कि इफ द कमिटी मिसेस टू अपॉइंट द ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ऑडिट, तो रजिस्ट्रार से ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का एक लेटर आ जाता है कि हमने ये कर दिया है। लेकिन मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी उसका रिजोल्यूशन भी एजीएम में आपने करना चाहिए। अब जैसे हेमंत सर ने बताया कि ये सारी चीजें अगर नहीं करेंगे तो उसका रिपरकशंस क्या है, प्रोसिक्यूशंस क्या क्या हो सकती है। तो सेक्शन 75 सबसेक्शन 5 में 5 और 6 में जो पेनल्टीज है उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला और इमीडिएट एक्शन ये होगा कि जो कमिटी है, मैनेजिंग कमिटी जो है, अगर उन्होंने इसमें से कोई भी चीज मिस की, जैसे कि ऑडिट करने में वो मिस हो गया या फिर एजीएम कंडक्ट करने में ही ऑल टुगेदर मिस हो गए, तो डिस्क्वालिफिकेशन, जो कमिटी का डिस्क्वालिफिकेशन है, उस डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस से निकल सकता है। तो और बस डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, अगर उसमें और भी चीजें और भी डिफॉल्ट्स अगर कमिटी के पाए जाते हैं, तो 3 इयर्स या 5 इयर्स 6 इयर्स के लिए भी फिर से वो कमिटी के इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते। इस तरीके से ऑर्डर भी अलग अलग रजिस्टर ऑफिस से कमिटी को मिले हैं। तो आपकी कमिटी ने, आपकी सोसाइटी में अगर इस तरीके से हो रहा है, कोई भी एजीएम कंडक्ट नहीं हो रही है या फिर इस एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं हो रही है जहां पे नोटिस जा रहा है प्रॉपरली, अलग अलग एजेंडा पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, ये चीजें अगर नहीं होती है तो द कमिटी कैन अट्रैक्ट द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 6 में पेनल्टी के बारे में भी दिया गया है कि जैसे सेक्शन 76 में जो पेनल्टीज है या फिर एमसीएस एक्ट के 146 147 में अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस है, जहां पे ये भी बोला गया है कि जो पूरे सेक्शन है ये एजीएम कंडक्ट ना करना, ऑडिट ना करना, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट का नहीं करना, तो ये सारी चीजें ऑफेंस भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्रिमिनल चार्जेस भी होते हैं, साथ साथ पेनल्टी भी होती है। तो एवरी कमिटी हैज टू, ये मैंडेटरी है सारी कमिटी के लिए कि वो एजीएम कंडक्ट करे
अगर वो नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं कर पा रहे, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से ये जो हम पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर देखते हैं, वो किस तरीके से होना चाहिए, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे अगर किसी भी टाइप का सोसाइटी के अफेयर्स है, वहां पे खर्चा चलाना हो गया, सर्विस चार्जेस देने हो गए, या फिर आगे जाके रीडेवलपमेंट के लिए जाना होगा, तो ये सारी चीजों को लेके प्रॉपरली एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। द मैनेजिंग कमिटी हैज टू मेक श्योर दिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, यहाँ पे कोई भी गैर व्यवहार ना हो, पैसों की अफरा तफर ना हो, तो ये सारी चीजों को मेक श्योर करने के लिए एमसीएस एक्ट के अंदर ये एजीएम का प्रोविजन है, और उसके साथ साथ बहुत डिटेल में दिया है कि एजीएम में क्या क्या चीजें, कौन सी चीजें लेना मैंडेटरी है। अगर ये चीजें कमिटी नहीं करेगी तो डेफिनेटली उनके लिए इशू होगा। अब एज अ मेंबर, सोसाइटी के मेंबर, एज अ मेंबर आप लोगों की या फिर बाकी लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजिंग कमेटी का तो हो गया कि उन्होंने एजीएम लेनी चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब जो बाकी के मेंबर्स है, बहुत बार हमने ये देखा है कि हम एजीएम में जाते हैं, वहां पे लोग ही नहीं होते, तो ये जो चीज है वो बहुत गलत चीज है। आपका जो एक्टिव मेंबर का स्टेटस है, अगर आप लगातार एजीएम अटेंड नहीं करोगे तो ये स्टेटस भी आपका चला जाएगा। तो एवरी मेंबर शुड अटेंड द एजीएम, जो सोसाइटी के अफेयर्स है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए, जो चीज आपको लगती है। देखिए बहुत बार हम ये देखते हैं कि व्हाट्सएप पे घर बैठ के बस मैसेजेस दिए जाते हैं, कमिटी को गालियां दी जाती है, लेकिन एक्चुअल जब मीटिंग करने का टाइम आता है या फिर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का टाइम आता है, तो वहां पे कोई भी लोग नहीं दिखते, तो मैनेजिंग कमेटी के 10-12 लोग ही वहां पे होते हैं जो वहां पे कामकाज कर रहे होते हैं। तो एज अ सोसाइटी मेंबर्स सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां पे मीटिंग अटेंड करे, वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पे दे। जब भी वहां पे डिसीजन हो रहा है उसमें अगर आप वहां पे पार्टिसिपेट करोगे, इट इज ऑलवेज बेटर रादर देन बाद में उनको गालियां देना। तो तो सभी लोगों ने ये एजीएम में अटेंड भी रहना चाहिए। साथ साथ कमिटी ये सारे कंप्लायंस फॉलो कर रही है नहीं कर रही, ये चीज भी देखनी चाहिए। बहुत बार ये होता है कि एजीएम ली जाती है लेकिन उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग ही सर्कुलेट नहीं होते, या फिर एक्चुअल एजीएम में जो चीजें होती है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में कुछ और ही होती है। तो इस तरीके से ये ऐसी चीजें करना, ये भी फॉर्जरी के टर्म में आ सकता है। तो एजीएम लेना मैंडेटरी है, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं है। बहुत बार अफवाह उठती है कि हमें रिलैक्सेशन मिल गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी नहीं आती है, या फिर जैसे कोविड का टाइम आ गया वैसे कुछ नहीं आता है, तब तक एजीएम का जो टाइम पीरियड है इट इज स्ट्रिक्टली इट हैज टू बी फॉलोड। जो सेक्शंस है आपके, सेक्शन 75 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से 81 में ऑडिट के बारे में प्रोविजन है, 82 में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में प्रोविजन है। तो ऑल टुगेदर ये सारी जो चीजें हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। तो वहां पे आपका बजट, एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें, इसका पूरा कंप्लायंस द मैनेजिंग कमिटी शुड प्रिपेयर। जैसे मैंने बोला कि 14 दिन का क्लियर 14 डेज का नोटिस जाना चाहिए, ये सभी को सर्कुलेट होना चाहिए। उसमें अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो भी वहां पे ये चीज गलत है। अब ये एक बार हो गया, आपकी एजीएम हो गई, आपके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो हो गए। तो जैसे मैंने बोला कि साथ साथ जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइनलाइज करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, वो 15 डेज में सर्कुलेट करना होता है। साथ ही साथ ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में भी 3 मंथ्स की आपकी टाइम पीरियड है। तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद उसमें अगर कोई भी गलतियां हो या फिर ऑडिटर के रिमार्क्स है जिसमें रिवर्क करके उसमें कुछ चेंजेस अगर किए हैं, तो ये सारा रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में जाता है। आपके जो ऑडिटर है वो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करके फिर रजिस्ट्रार को उसका सबमिशन होता है, और ये सारी चीजें भी आपको एजीएम के सामने प्रेजेंट करनी होती है। तो ओवरऑल जो एजीएम का पूरा टाइमलाइन है और जिस तरीके से एजीएम लेनी चाहिए, तो ये अभी मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ लीगल प्रोविजंस के बारे में बताया कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको कि किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क होती है। जैसे इनमें से अगर कोई भी कंप्लायंस मैनेजिंग कमेटी से फॉलो नहीं होता है,
तो एज अ मेंबर आपके क्या राइट्स है? तो यू कैन मेक अ एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। आपके एरिया में जो भी लोकेटेड रजिस्ट्रार है, कई जगह पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, कई जगह पे डिप्यूटी रजिस्ट्रार है, कई जगह पे डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के लिए को डायरेक्टली वो पावर्स है। तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है, उनको आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमारी सोसाइटी का ये नाम है, ये एरिया है, ये सोसाइटी का नंबर है, और हमारी सोसाइटी में या फिर मैनेजिंग कमेटी ने एजीएम लेने में ये सारे ये चीज डिफॉल्ट की है, एजीएम ही नहीं लिए, या फिर उसका नोटिस सर्कुलेट नहीं किया है, एजेंडा सारे नहीं लिए हैं। तो ये सारी चीजें लेके आपको रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन करना होता है। फिर वहां पे एक क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस रजिस्ट्रार ऑफिस से सोसाइटी को जाती है, और फिर उसके बाद भी क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, या फिर इट इज नॉट द सफिशिएंट क्लैरिफिकेशन, देन द रजिस्ट्रार इशूज द हियरिंग नोटिस। हियरिंग के लिए रजिस्ट्रार कॉल करता है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रजिस्ट्रार का ये बनता है कि जो अपोजिट पार्टी जो मैनेजिंग कमेटी है सोसाइटी की, उन्होंने एजेंट क्यों नहीं ली, या फिर ली होगी तो उसके जो भी नोटिंग्स है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, ये उनको एक बार रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करने का एक चांस उनको वहां पे दिया जाता है। तो दोनों साइड से हियरिंग होती है, दोनों साइड से अलग अलग सबमिशंस के लिए मांग होती है। रिटन सबमिशंस, ओरल सबमिशंस होने के बाद फिर रजिस्ट्रार ऑर्डर इशू करता है। अगर ये सारी चीजों में रजिस्ट्रार को दिखता है कि सही में कमिटी का फॉल्ट है, तो देन रजिस्ट्रार कैन इशू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर अगेंस्ट द मैनेजिंग कमिटी। और फिर एक बार डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो इट कैन एक्सटेंडेड अप टू 6 years। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसेंशियली आपके 2 टर्म्स, 5 years के 2 टर्म्स आप इलेक्शन लड़के खुद फिर से कमिटी में नहीं आ सकते हो। तो ये चीज हमेशा देखना जरूरी होता है कि सारे कंप्लायंस वहां पे फॉलो हो। अब बहुत बार ये होता है कि जो रजिस्ट्रार होता है, तो वो वाइल ऑब्जर्विंग और या फिर ऑर्डर देने के टाइम पे कुछ गलतियां उनसे भी हो सकती है। और अगर उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बीइंग अ मैनेजिंग कमिटी और बीइंग द एप्लीकेंट हु हैज फाइल्ड द केस अगेंस्ट द मैनेजिंग कमिटी, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की भी प्रोविजन है। तो अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार के आगे के सामने अगर हो रहा है, तो डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के सामने अपील हो सकती है। उसके बाद में होता है हाईकोर्ट तक केसेस जाती है। तो हाईकोर्ट ने भी अलग अलग डिसीजंस में ये बोला है कि ये जो सारे कंप्लायंसेस है, ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, और ये फॉलो करना सोसाइटी के लिए, मैनेजिंग कमेटी के लिए मैंडेटरी है। और इसमें अगर कमिटी इफ द इट इज फाइंड दैट द कमिटी इज एट फॉल्ट, देन द एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द मैनेजिंग कमिटी। अब रिसेंटली एक जजमेंट आया है, एक या 2-3 दिन पहले, जो हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे भी था, और भी अलग अलग जगह से आपको मिला होगा, जहां पे हाईकोर्ट ने एक टेस्ट दिया है कि अगर वो टेस्ट फॉलो होता है तो मैनेजिंग कमेटी के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या है कि वहां पे सही में फॉल्ट है क्या, बोनाफाइड इंटेंशन से अगर कुछ हुआ है क्या, और ये भी उसमें बोला है कि मैकेनिकली ऑर्डर ये नहीं निकलना चाहिए कि पूरी की पूरी कमेटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि जो एमसीएस एक्ट है और जो बायलॉज है, ये बोलते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी फॉल्ट वहां पे आता है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेकिन उस पर्टिकुलर केस में हाईकोर्ट ने जो रजिस्ट्रार का ऑर्डर था उसको सेट असाइड करते हुए ये बोला है कि इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना जरूरी है या नहीं है। तो एवरी केस टू केस द रजिस्ट्रार हैज टू चेक, और वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके वहां पे उस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं, फैक्ट अलग अलग केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से भी काफी चीजें वहां पे चेंज होती है। तो ये जो अभी तक मैंने ये पूरी चीजें बोली है, तो ये आपके एक्ट में भी है, आपके बायलॉज में भी है। आपके पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बहुत बार ये हो सकता है कि फैक्चुअल सिचुएशंस अलग हो, एविडेंसेस अलग हो, तो उस पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर केस में ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो लेकिन ओवरऑल ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, लीगल फ्रेमवर्क है, ये इसी के लिए बना है कि इट हैज टू बी फॉलोड एज अ कमिटी मेंबर, एज अ मैनेजिंग कमिटी, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एज एन ऑफिस बेरर्स, और जो
नॉर्मल सोसाइटी मेंबर्स है, तो इन सभी ने ये पूरा फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो सभी लोगों में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें, ये सारे प्रोविजंस, ये सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन ये बनाए इसलिए कि वो ट्रांसपेरेंसी वहां पे मेंटेन हो। तो ये इंटेंशन ध्यान में रखते हुए सारे कंप्लायंसेस फॉलो करना मैंडेटरी है। उसी हिसाब से पूरी सोसाइटी और एजीएम ये कंडक्ट होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसके बारे में हेमंत सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज सर ऐड करिए। उसके साथ साथ अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जो आपका सेक्शन है उसमें वी कैन हैव डिस्कशन। थैंक यू सर। Thank you, Advocate Kalyani Saab. We will take a small break before we proceed for the question and answer session. All friends are requested to be with us. Just take 2 minutes only. Thank you. Welcome back, friends. Now we will take up questions relating to today's topic only. आज का विषय सिर्फ AGM related ही है. Please, friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. ऐसा एक hand symbol है. I'll just show it to you.
ओके, सो देयर इज दिस टाइप ऑफ हैंड सिंबल, उसको क्लिक करिएगा और आपका माइक्रोफोन भी ऑन कर दिएगा. We will take up your question in sequence. We are taking up only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So today's first question is by Mr. Ganpat Rathod. Mr. Ganpat Rathod, please. नमस्ते सर. नमस्ते राठौर साहब. कमेटी ने इस साल एजीएम का नोटिस ही नहीं निकाला और अभी तो 30 तारीख के लिए 3 दिन ही रह गए, तो अभी एजीएम हो ही नहीं सकती एक्चुअली. तो अभी ये केस को रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन करना है, तो वो एप्लीकेशन का कोई एक फॉर्मेट है कि ये पॉइंट्स हैं उसमें ये कवर होने चाहिए, ऐसा एप्लीकेशन का कोई फॉर्मेट है? जैसे मैंने अभी बताया कि क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, तो आपके सोसाइटी का नाम होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, सोसाइटी कब रजिस्टर हुई, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें होनी चाहिए. और साथ ही साथ ये जो आपका अभी ग्रीवेंसेस है कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने एजीएम ही कंडक्ट नहीं की, तो ये आपका जो आप एप्लीकेशन करोगे रजिस्ट्रार को, तो ये कंटेंट उसमें होना चाहिए कि मैनेजिंग कमेटी ने कोई भी कंप्लायंस नहीं किया. हो सकता है कि ऑडिट भी नहीं किया होगा अगर एजीएम का नोटिस किया है. तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको 1 बाय 1 बताई और आपको एमसीएस एक्ट में या बायलॉज में भी आपको मिल जाएंगी. तो ये बायलॉज का ये सारी चीजों का कंप्लायंस मैनेजिंग कमेटी ने नहीं किया है, और पर्टिकुलरली सभी लोगों के मैनेजिंग कमेटी के लोगों के नाम, एड्रेसेस, ये सारी चीजें होनी चाहिए. और रजिस्टर ऑफिस को आप ये कंप्लेन इनिशिएट कर सकते हो. वहां पे हियरिंग वगैरह होगी, जो प्रोसीजर मैंने बताई उसी तरीके से वो होगा. तो डेफिनेटली आपने ये चीज करनी चाहिए. अच्छा, कमेटी में जो मेंबर है उनका नाम वगैरह सब डाल? हाँ, वो सब डाल सकते हो आप. यस, ओके, थैंक यू. राठौर साहब और मेरे बाकी दोस्तों के लिए एक ये भी बता दूं मैं कि आप सोसाइटी के मेंबर हैं. टिपिकली हम लोग क्या सोचते हैं हमेशा कि मैनेजिंग कमेटी की बजाते हैं इन द सेंस, बॉम्बे का हूँ, भाषा वैसे निकलेगी, मैनेजिंग कमेटी को परेशान करते हैं, सीट से हकाल देते हैं वगैरह वगैरह, ये हमारे फितरत में है. लेकिन ये भी सोचना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग उसी सोसाइटी में रह रहे हैं. आज अनिल भाई मैनेजिंग कमेटी में है, कल गणपत साहब मैनेजिंग कमेटी में हो सकते हैं. आज अनिल साहब ने गलती किया, कल गणपत साहब ने भी गलती किया होगा. तो मौका तो हर कोई देख रहा है, isn't it गणपत साहब? आपका क्या कहना है? मौका तो हर कोई देख रहा है. बिल्कुल. अभी अगर हम इस मौके को थोड़ा सा कम ज्यादा कर दें, जैसे उदाहरण के तौर पे एडवोकेट साहब ने बताया कि भाई ये तारीख तक ऑडिट कर देना है, ये तारीख का एजीएम नोटिस निकाल देना है वगैरह वगैरह. तो अगर हम लोग ये सोचे कि चलो ठीक है, अभी 4 महीने में ऑडिट कंप्लीट करना है, तो 4 महीने का मतलब हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई. इसका मतलब वो जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पे ऑडिटर का ठप्पा 31 जुलाई 2025 तक का होना कंपलसरी है. उसके बाद में अगर आप ठप्पा लगाते हो, आप ये ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर का ठप्पा 31/7/2025 के बाद का लगा हुआ है, तो वो ऑडिटर को अधिकार नहीं है उस ऑडिट रिपोर्ट को पूरा करने में, क्योंकि एक्ट में लिखा है वो चीज. उसका कंप्लेन करो, जो भी अथॉरिटी है, टिपिकली मुंबई शहर में डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार. लेकिन आप इस तारीख को सोसाइटी को एक लेटर दे सकते हो, आप खुद अकेले या 2 अकेले या 5-6 और लोगों का लेके,
कि मैनेजिंग कमेटी को, कहा सेक्रेटरी साहब ये एजीएम आने वाला है, ये ऑडिट का टाइम है और इस तारीख तक आपको ये ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। ऑडिट आपके एजेंडा में कम से कम इतना 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 तो होना चाहिए, जैसे जो वकील साहब ने अभी बताया आपको, और आपको एजीएम इस तारीख के पहले कंप्लीट कर देना है और इस तारीख तक मैनेजिंग आपका एजीएम का जो मिनट्स है वो बांट देना है। यह एक पेज का A4 साइज का पत्र इंग्लिश में या हिंदी में या मराठी में सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को देने के लिए अपने को कोई तकलीफ नहीं है। 2-5 रुपए का एक्सपेंडिचर है, दे दिया, ठप्पा लगा के ले लिया, पास में रख लिया। इसका भी दो पहलू हो सकता है राठौर साहब। आपने जैसे बोला कि अपने को फितरत है अपनी कि मैनेजिंग कमेटी के बजाने के लिए, अकाल देने के लिए, लेकिन वो तो चुन के आई हुई है ना सारे लोगों का, शायद उसमें आपका भी वोट रहा होगा। ये लेटर ठप्पा लग के आ गया तो आपके पास अभी एक एविडेंस हो गया, एक सबूत हो गया, प्रूफ हो गया कि आपने मैनेजिंग कमेटी को प्रीएम्प्टिव नोटिस दे दिया था कि साहब आपको ये सारी चीजें करनी है। अब इसके बावजूद भी अगर मैनेजिंग कमेटी नहीं करती है, इसके बावजूद भी अगर मैनेजिंग कमेटी नहीं करती है, तो जैसे वकील साहब ने बताया, आपको कंप्लेन करने में आसानी हो जाती है कि सर मैंने तो आपको नोटिस दिया था, आपने नहीं किया। अब आपने नहीं किया तो इसका अर्थ दो हो सकता है, या तो आपने जानबूझ के नहीं किया हुआ है, आप तैयारी कर सकते थे उस चीज का, प्रीएम्प्टिव मतलब पहले से सोच समझ के, भाई गोरेगांव से चर्चगेट जाना है तो अपने को ट्रेन में जाना है, अपने को ओला में जाना है, उबर में जाना है, टैक्सी में जाना है, रिक्शा में जाना है, पैदल जाना है, घोड़ा गाड़ी में जाना है, कुछ ना कुछ तो हम लोग प्लानिंग करते हैं। इसी तरह मैनेजिंग कमेटी को भी एक लेटर देना चाहिए, बोलना चाहिए एजीएम का टाइम हो गया साहब, करना है आपको, नहीं करोगे साहब तो लास्ट लाइन में लिख भी दो, नहीं करोगे साहब आप एजीएम तो ये सेक्शन के मुताबिक आपको 5 साल के लिए बर्खास्त किया जाता है। वो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा और मैनेजिंग कमेटी को भी नहीं अच्छा लगेगा, ये लाइन भी जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है। दे दिया, मैनेजिंग कमेटी भी होशियार हो जाती है, बोलती है भाई आपके तो नोटिस आ गया। अभी कोई बहुत ही ज्यादा अड़ियल टट्टू टाइप का मैनेजिंग कमेटी है, अड़ियल टट्टू मतलब जिद्दी, पूरा का पूरा जिद्दी, नहीं सुनने का पूरा, नहीं मेरे को तो दारू पीने का है, मीन्स पीने का ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा अगर ऐसा टाइप का फितरत है तो आपके पास एक एविडेंस जमा होता है, सोसाइटी को कंप्लेन करने के लिए बाद में डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में ये जो पत्र है ये आपके बहुत काम आएगा। हाईकोर्ट बोलता है कि नहीं छोटी मोटी माफी कर देने का, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होने का, ये नहीं होने का, वो नहीं होने का, ये सब चीजें आ गई है। लेकिन ये पत्र जब हाईकोर्ट में मैटर जाता है, आप एज ए पिटिशनर ये बोल सकते हो कि सर मैंने तो इनको 3 महीने पहले बता दिया था ये करना है और इन्होंने नहीं किया, इसका मतलब इन्होंने सोची समझी साजिश, चाल, इग्नोरेंस वगैरह वगैरह के कारण नहीं हुआ है। तो ये उस चीज को अभी ये नहीं फायदा ले सकते कि सर मुझे तो नहीं मालूम था, मला नहीं माहित होता, ऐसा सब बोलने को नहीं होगा अभी। एनीवे थैंक यू राठौर साहब फॉर कमिंग इन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सर अलाउ करें तो एक Yes, मतलब इस बार नोटिस ही नहीं जारी किया है एजीएम का, मत करने दीजिए सर, कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिस नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भाई गणपत साहब एक अर्जी मूव करेंगे वहां पे, 100 रुपए का टिकट लगाना, ध्यान रखना उस अर्जी पे कोर्ट फी लगाने का, तो मूव कर दोगे, एप्लीकेशन सुनवाई होगी, डेप्युटी रजिस्ट्रार बोलेगा नाही केला का तुम्ही एजीएम, केला असेल तर डॉक्युमेंट दाखवा, ये दाखवा, सब जो भी पूछेगा वो मैनेजिंग कमेटी डिबार हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसमें आपका क्या फायदा हुआ? अपन कुछ भी काम करते हैं तो कुछ मतलब के लिए करते हैं, है ना। चाय पिया तो अच्छा लगने के लिए किया, दारू पिया तो थोड़ा नशा रखने के लिए किया, खाना खाया तो अच्छा, मिठाई खाया तो ये वो वगैरह वगैरह, कपड़े पहनते हैं ढंग से कपड़े पहनेंगे तो कुछ मतलब के लिए पहनते हैं। तो डीबार होने के बाद में आपका क्या मतलब निकलने वाला है, सोसाइटी का क्या मतलब निकलने वाला है? वो एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठेगा, वो ऑथराइज्ड ऑफिसर आके बैठेगा, सोसाइटी का कामकाज आधा अधूरा ठप पे हो जाएगा, क्या हासिल हुआ किसको? तो अगर आपने ये नोटिस दे दिया होता 3 महीने 4 महीने पहले, आप 1 अप्रैल को ही दे दो,
आप सोसाइटी को, मैं अपने सारे दोस्तों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप 1 अप्रैल है ना, जैसे ही साल खत्म हुआ 31 मार्च 2025 को साल खत्म हुआ, एक नोटिस पहले से बना के रखो रातों रात और 1 तारीख को दे दो। उसी को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव नोटिस, कॉशनरी नोटिस, कि भाई देखो आपको पहले से बता दिया मैंने, ये सब करने का है। और आपको अगर ज्यादा आप डायनेमिक हो तो आप ये भी लिख दो, मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो मैं करने को तैयार हूं। तो आपका वो बचत हो रहा है कि सोसाइटी का बचत हो रहा है? अगर आपके मन में यही है कि सोसाइटी को कामकाज उल्टा सुल्टा कर देना है तो बात अलग है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर आएगा ना, वो उसका पहला काम यही रहता है, अथॉराइज्ड ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो सोसाइटी का रिकॉर्ड को उथल पुथल कर देता है, आधा चीज गायब कर देता है। और तो जो हमने कई इल्जाम सुने हुए हैं कि वो पैसा खाता है, ये खाता है, वो खाता है, जो भी कुछ है वो। गणपत साहब, और कोई प्रश्न है आपका? बस यही है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। Next question is by Mr. Ramesh Kilkar, please. Mr. Ramesh Kilkar, please. नमस्कार सर, ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जो पूरी करनी है मैनेजिंग कमेटी को इन द एजीएम, जैसा आप वकील साहब ने बताया कि रिसेंट हाई कोर्ट जज में दे हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू, ओवर कंप्लायंस एंड एंसिलरी कंप्लायंस। अभी इसमें दिक्कत ये है कि मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि इम्पोर्टेंट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फॉर शोइंग द सर्टेन फंड्स द मैनेजिंग कमेटी इज कलेक्टिंग फ्रॉम द मेंबर्स, if it is not shown in the balance sheet and if it has been informed in the past several times कि ये जो अमाउंट अपन कलेक्ट कर रहे हैं ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, it is a fact that nobody is doing any fraud in our society or anywhere, but by oversight if it is not being mentioned, can it be passed in the general body conditionally or it has to be passed as it is? तो सर ऑडिट अगर उसमें नई चीजें आ रही, जैसे मैंने बताया कि ऑडिट रेक्टिफिकेशन का भी एक प्रोविजन होता है, तो अगर उसमें पूरे ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपको कुछ गलतियां दिखती है या फिर बहुत होता है कि जैसे आपने बताया कि ओवरसाइट होता है, लेकिन अगर आप बार बार बताने के बाद भी वो हो रहा है तो इट इज नॉट ओवरसाइट, तो हो सकता है कि जानबूझ के भी हो रहा होगा। तो रेक्टिफिकेशन के लिए जो प्रोविजन है जो मैंने अभी बताया कि ऑडिट रेक्टिफिकेशन करना जरूरी होता है, तो ऑडिट के बाद विद इन 3 months ये ऑडिट रेक्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है और ये रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म ओ में रजिस्टर ऑफिस में भी सबमिट करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। और अगर आपने पॉइंट आउट करने के बाद, जैसे अभी हेमंत सर ने बताया कि आप भी नोटिस दे सकते हो, लेटर दे सकते हो सोसाइटी को, कमिटी को कि ये सारी चीजें हो रही है, ये बताने के बाद भी अगर वो चीज नहीं हो रही है तो डेफिनेटली उनका डिफॉल्ट है। नहीं सर, जैसा है कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ सरप्लस, 5-6 लाख का सरप्लस है, अभी प्रोविजन इज नॉट टू पुट इट इन द सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड, बट सपोज इट इज बीइंग डन रेगुलरली, ओनली 25% इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड and remaining is transferred to either repair fund, sinking fund, cultural fund, then this is happening repeatedly, then in that case can it be passed conditionally for rectification? नहीं, तो उसमें ऐसा है कि जो चीजों के लिए, जिस चीज के लिए कमिटी एज अ सोसाइटी ने सभी लोगों से कंट्रीब्यूशन लिया है, एज इन अगर सिंकिंग फंड के लिए लिया है वो सिंकिंग फंड में ही जाना चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए लिया है तो उसी हेड में वो होना चाहिए। किसी भी चीज के लिए पैसे लिए और किसी भी चीज में वो ट्रांसफर कर दिए तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सरप्लस। इफ द सरप्लस इज देयर इज नो प्रोविजन टू ट्रांसफर इट इन सिंकिंग और रिपेयर फंड। नहीं है प्रोविजन, बट इफ इट इज डन, सरप्लस का क्या करना चाहिए वो भी आपकी जनरल बॉडी में डिसीजन होना चाहिए उसके ऊपर भी। एग्जैक्टली, सो दैट मींस a plan for disposal should be given in the AGM. तो अगर देखिए कैसा है कि अगर वहां पे नोटिस में ये पॉइंट नहीं है, फिर भी सभी लोगों ने यू हैव टू इंसिस्ट कि इसके बारे में भी डिसीजन होने के बाद रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, उसके बाद ही वो पास होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए। But there is no provision to transfer it to sinking or repair fund. There is no provision, नहीं होना चाहिए। हाँ, तो रिजर्व फंड में कितना भी डाल सकते हैं, वो पास ही नहीं होना चाहिए ना फिर।
देखिए कैसा है कि इलीगल रिजोल्यूशन अगर पास होता भी है तो दैट कैन बी चैलेंज इन द कोऑपरेटिव कोर्ट। अच्छा, वो तो प्रोविजन है ही हमसे। थैंक यू सर, थैंक यू। केलकर साहब मुझे बताइए, ये अगर सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ये तो वकील साहब ने क्लेरिफाई कर दिया। आपके हिसाब से वो फंड कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए था? Sir, if I consider Rule 65-66 हाँ जी, and Bylaw 140, I think 46 or 48, ओके, it says minimum नहीं है उसमें, minimum 25% reserve fund है. ओके, So that means you can put entire amount to reserve fund or some amount, I think 10% or 20% to your cultural fund or charity fund. That's all. Okay. There is no other provision in the housing. So is there a provision to create another additional fund? अभी जो अमेंडमेंट आया ना 2019 में, हाँ जी, उसमें एडिशनल फंड का एक 154 भी 15, 154 भी 15 में। हाँ, तो उसमें क्या आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ केलकर साहब, अपने हाँ जी। सारे दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हाँ। कि एक एडिशनल फंड करके हेड बना, टाइटल बना सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, बना सकते हैं। तो आप अपने मैनेजिंग कमेटी को वो बोल दीजिए। इस सिंकिंग फंड में तो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आपका रजिस्टर मिसमैच हो जाएगा। एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि सिंकिंग फंड सोसाइटी के पास का खुद का सिंकिंग फंड, अनिल अग्रवाल के नाम पे सिंकिंग फंड का रजिस्टर में एंट्री है। आपको ध्यान होना चाहिए कि सिंकिंग फंड का भी एक रजिस्टर होता है। हाँ जी, है, तो उसके अंदर आपके फ्लैट के अगेंस्ट का नंबर है और आंकड़ा लिखा जा रहा है हर साल का। अभी आपने बोला कि मैं सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देता हूँ, तो खाली एफडी में तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, नाही होत. रजिस्टर में एंट्री कुठून येणार ते? नाही येणार, बरोबर. नाही येणार. तो आप अपने मैनेजिंग कमेटी को बोलिए कि भाई ये पोजीशन है और ये आप ट्रांसफर कर दो, नहीं तो बाकी आप सोसाइटी को भी तकलीफ दे रहे हो, देने वाले हो। बोलने में कोई हर्ज नहीं, बोल दीजिए एक बार। और रिपेयर फंड में भी नहीं ट्रांसफर कर सकते। जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड में आपके पास कॉर्पस फंड है, आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो, रिजर्व फंड है उसमें ट्रांसफर कर सकते हो, करेक्ट, यू नो ABCD फंड है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। आप गाइड कर दीजिए सर, कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं, गाइड करने में क्या तकलीफ है अपने को? नहीं, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू केलकर सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर उदय कुमार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सोसाइटी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो कंप्लीट होने के बाद जून तक कंप्लीट किया पूरा, और उसके बाद किसी कारण कमेटी सस्पेंड हुआ। तांडल साहब थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या? रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है। आज सुनिए, आता है आवाज? थोड़ा सा जोर से बोलिए। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द सोसाइटी, इफ इट इज कंप्लीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल एंड नियर बाय उसके उसी टाइम यदि किसी कमिटी सस्पेंड होता है और सस्पेंड होने के कारण रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट उनको बनाने का राइट नहीं है, कमिटी ने प्राधिकृत अधिकारी को पूरा दफ्तर हैंडओवर किया है, प्राधिकृत अधिकारी 2 साल, तीसरे साल में कमिटी ऑथराइज आई है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आई कि एजीएम नहीं ले पाई, तो उसके दूसरे साल में जब एजीएम आती है तो वो एजीएम में स्टैट्यूटरी ऑडिट 2 साल का प्राधिकृत अधिकारी का और फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू कमिटी का, ये 3 साल का परमिशन लेके ऑडिट होता है। लेकिन उसके पहले वाला जो सस्पेंड हुआ है, उन्होंने जो स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है वो रिकॉर्ड नहीं आता है, और उसके लिए कमिटी मेंबर रिटर्न में रिक्वेस्ट करता है कि जो ऑडिट में नहीं, जो ऑडिट हुआ है 3 साल पहला, उसको रिकॉर्ड में ले लो, उसको बैलेंस शीट रिकॉर्ड में ले लो, उसके जो से वो रिकॉर्ड में ले लो। जैसे कि प्राधिकृत अधिकारी के एब्सेंटी 2 साल का या वो आपने लिया, आपका 3 साल का एट ए टाइम लिया, तो वो पहले वाला फर्स्ट जो ऑडिट रिपोर्ट है वो रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिया गया, ये रिटर्न में देने के बावजूद भी एग्जिस्टिंग कमेटी उसको नजरअंदाज करती है।
दूसरे साल मतलब ये ईयर में जब एजीएम हुआ उसके पहले नोटिस के पहले वो रिटर्न में देता है कि वो पुराना जो पहला वाला जो 4 साल वाला ऑडिट रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, ये सब ऑडिट रिकॉर्ड में ले लो, जो ऑब्जर्वेशन सोसाइटी के बहुत फायदेमंद है, उसमें रेक्टिफिकेशन करके वो सब कंप्लायंस करो और उसके मुताबिक अमेंडमेंट करो या कुछ एक्शन ले लो। ये लीगल एक्शन सोसाइटी को बहुत महंगा हो सकता है। ये बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी 2 चांस कमिटी ने गवाए हैं, ऑडिट रिपोर्ट वो लिया नहीं है। इसके ऊपर क्या किया जाए? ये कंप्लेंट करने से तो खाली सस्पेंड हो जाए, वो पनिशमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन। के ऊपर यदि कोई इल्जाम लग जाता है फाइनेंशियली और कंप्लायंस नहीं किया करके, एक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बोलो या कुछ भी बोलो, वो जो ऑब्जर्वेशन में जो है उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट उस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिकॉर्ड में नहीं लिया गया है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? यस सर एक्चुअली बहुत डिस्टर्बेंस है सर, काफी चीजें मुझे मिस हुई। दानिश साहब आपका मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, यस वाइब्रेशन आ रहा है पीछे से। यस सर। सर कल्याणी सर गो अहेड प्लीज। कल्याणकर साहब, एक्चुअली उनका जो क्वेश्चन है तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था। ठीक है, मैं जितना समझा हूँ मैं आंसर करता हूँ। हाँ। ऐसा मान के चलता है कि 5 साल का अकाउंटिंग किया हुआ, उसमें 2-1 साल का शायद एडमिनिस्ट्रेटर का। सोसाइटी बोल रही है कि जो एक पिछला 2 साल का है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम इतने से इतने साल तक के बीच का ऑडिट का हम पास करेंगे एजीएम में, मेरे रिकॉर्ड में इतना ही साल का आ रहा है। तांडल साहब का ये कहना है कि वो वाले पिछले 2 साल का क्या हो गया। am I करेक्ट तांडल साहब? स्विच ऑन करिए। 2021 का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो कंसिडर नहीं हो रहा है। 21-22 का हो रहा है, 22-23 का हो रहा है, 23-24 का हो रहा है, तो 3 साल का एट ए टाइम हो रहा है। लेकिन 21-22 के ऊपर तो आधारित है सब, और उसका ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन है ऑडिटर के, वो बहुत सोसाइटी के फायदे के हैं, जो उसमें ध्यान दिया जाए। वो 2 बार रिटर्न देने के बावजूद भी वो एजेंडा में नहीं ले जाता है एजेंट। तांडल साहब, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि सोसाइटी पूरे पिछले 5 साल का जनरल बॉडी में री ऑडिट 81 ब्रैकेट के अंदर में पास करवा सकती है। 1, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, ये पास नहीं हुआ है, तो आप खुद री ऑडिट का एप्लीकेशन डाल सकते हो 816 के अंदर एट योर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। तीसरा, आप रजिस्ट्रार को लिखते हैं, आपने जैसे जो परिस्थिति बताई है, और आप ऐसा लिखते कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करो ये पर्टिकुलर के लिए मीटिंग कॉल करके पूरा करने की। क्योंकि आज के एजीएम में सिर्फ पिछला साल का आप अकाउंट्स दे सकते हैं, उसके पिछले का, उसके पिछले का, उसके पिछले का आपको अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे आज के दिन पे 24-25 साल का अकाउंट्स दे रहे। अभी आपने ये कहा कि उस टाइम तो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ था, पिछले मैनेजिंग कमेटी किया नहीं, बार हो गई, तो उसके और में कितने साल। तो मैं रजिस्ट्रार की जानकारी के लिए पूरा 3 साल का मैं इसी साल में कर दूंगा, पर यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ करंट ईयर का। वो सेक्शन 75 का अगर कुछ शब्द पे आप गौर करेंगे तो खाली करंट ईयर का, और अगर उसके पहले का कुछ करना है तो या तो सोसाइटी को बोले कि ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करो, वो आके देखेगा ताकि रेगुलराइज कर देगा वो। इट इज ओनली फॉर्मेलिटी। या तो एज एन इंडिविजुअल रजिस्ट्रार को इस चीज की नहीं सर, आप एक समझ लीजिए, जो 4 साल पहले वाला जो फर्स्ट जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, जो पुटअप नहीं किया एजीएम में, उसका ऑडिट पैनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट जिसको किया था उसके पहले उसने ही किया है, सब कुछ रेडी है, खाली वो जनरल बॉडी में प्लेस नहीं हुआ है। वो ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भी सबमिट किया हुआ है। सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी पिछले और नहीं ले सकती,
उसके लिए रजिस्ट्रार का आदमी को ही सबमिट करना पड़ेगा एट कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट, और अब उसमें और कोई रास्ता नहीं। तो इसका मतलब जो प्राधिकृत अधिकारी के 2 साल का जो रिकॉर्ड में लिया वो भी गलत है। यस, गलत नहीं है, इट इज नॉट गलत, इट इज नॉट इनवैलिड, इट इज नॉट इनवैलिड। इनवैलिड तब होगा जब एओ आएगा, अथॉराइज्ड ऑफिसर आएगा, पुट अप करेगा, मेंबर उसको ऑब्जेक्ट करेगा, वो अपना रिपोर्ट बनाएगा और फिर बोलेगा कि ये सही है या गलत। उस समय सारे अटेंडिंग जनरल बॉडी मीटिंग में ये बोल दिया कि फाइन, वी आर एक्सेप्टिंग इट एंड कैन प्रोसीड फर्दर। द टॉपिक इज ओवर एंड इफ एट ऑल यू आर स्टिल एग्री, अगर आपको फिर भी तकलीफ है तो या तो आप सोसाइटी का इंस्पेक्शन करवाओगे 89A से, या तो फिर फाइनल बचता है वो कोऑपरेटिव कोर्ट एज ए डिस्प्यूट जाएगा और अब उधर वो 91 पिटीशन डालेगा। राइट सर, ओके, थैंक यू। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, यस, एक थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है कि उदय कुमार सर, अगर आप म्यूट हो जाओ डिस्टर्बेंस। डन सर, गो अहेड प्लीज। तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसी टॉपिक को लेके। तो सेम सिचुएशन थी एक सोसाइटी में। तो रजिस्ट्रार ऑफिस से हमने, जैसे आपने सर बोला कि 89A का उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। तो एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जिन्होंने ये पूरा स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाया और फिर उसके ऊपर कुछ ओपिनियन दिए कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और फिर ये रिपोर्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार को सबमिट हुआ ये पर्टिकुलर केस में, और फिर रजिस्ट्रार ने डायरेक्शन दिए सोसाइटी को कि इस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट करे। फिर जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करके उन्होंने ये चीज करवाई। तो ये सिमिलर सिचुएशन है जो मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अभी रिसेंटली 1-2-3 महीने के पहले ये सब चीजें हुई। तो ये चीज भी हो सकती है, जैसे अग्रवाल सर ने बताया कि 89A का इंक्वायरी, तो उस तरीके से भी वो चीज हो सकती है। Thank you, sir. We will take up the next question by Mr. Francis Menezes. Mr. Francis Menezes. Yes, sir. So just now you told regarding after completing financial year, so within 4 months, the auditor has to take all the auditing report and submit to the society. Even one day, if it is late, that means 31st July is the last date, 4 months. So he has reported this 24-25 report on 2nd of August. Whether that is valid or what it is. 24-25 का रिपोर्ट जो उसने सबमिट किया है on the date is on 2nd August. We got it, sir. एडवोकेट सब जवाब देंगे, रुकिए आप। तो सर ऐसा है कि जैसे हेमंत सर ने भी बताया कि ये जो चीजें हैं, जैसे कि 2 तारीख को जैसे आप बोल रहे कि 31 जुलाई को करना चाहिए लेकिन 2 अगस्त को कर दिया, तो वैसे देखा जाए तो जो स्टैट्यूट जो प्रोविजन है उसके हिसाब से वायोलेशन है। लेकिन सिंस द ऑडिट इज कंप्लीटेड और ये सारी चीजें वहां पे हुई है और उसके बाद ऑडिट के जो एजीएम है उसकी नोटिस निकालना, बाद में एजीएम कंडक्ट होना, उसमें उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको अप्रूवल मिलना, अगर ये सारी चीजें बाद में भी होती है तो बहुत बार रजिस्ट्रार उसको एज अ बोनाफाइड वहां पे देखते हैं और वहां पे फिर जो स्ट्रिंजेंट एक्शन है तो जो मैनेजिंग कमेटी उसके अगेंस्ट नहीं होता है, प्रोवाइडेड दैट जो ऑडिटर है उसको भी वहां पे रिटर्न में मेंशन करना चाहिए कि उसको ऑडिट कंप्लीट करने में क्यों लेट हुआ, उसमें मैनेजिंग कमेटी का अगर कुछ रोल हुआ या फिर ऑडिटर के साइड से कुछ रोल हुआ तो भी इशू हो सकता है। एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जहां पे ये सेम चीज हुई थी, 15 डेज का कुछ वहां पे डिले हुआ था, लेकिन जो ऑडिटर है उसमें उन्होंने पूरे जो ऑडिट रिपोर्ट में वहां पे मेंशन किया था कि उसके हेल्थ कंडीशन की वजह से ये चीज हुई। तो इवन इफ द रजिस्ट्रार हैज डिस्क्वालिफाइड द कमिटी, हाई कोर्ट ने ये बोला वो पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को देखते हुए कि बाद में ये ऑडिट तो कंप्लीट हुआ है, सोसाइटी ने एजीएम भी लिया है, तो ये चीज जो है द रजिस्ट्रार हैज टू अप्लाई हिज माइंड और वहां पे ये देख के करना चाहिए कि सही में आगे जाके उसका कुछ वायोलेशन हुआ है या वहां पे कुछ सही में फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था क्या। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वहां पे एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है बोनाफाइड देख के और फिर वहां पे आगे प्रोसेस किया जाता है। इस तरीके से वो जनरली होता है।
any warning letter to the auditor in this case if you go to the register? हाँ, रजिस्टर कैन इशू द वार्निंग लेटर, रिप्रीमेंड कर सकता है कि आगे से ये चीज ना हो, इस तरीके से वो भी होता है। अपने दोस्तों की जानकारी के लिए एक चीज और बता देता हूँ कि ऑडिट मेमो में ऑडिटर लिखता है ऑडिट कब शुरू किया, ऑडिट व्हेन स्टार्टेड, ऑडिट व्हेन एंडेड। तो अगर उदाहरण के तौर पे वो ये लिखता है कि ऑडिट स्टार्टेड ऑन 10th of July, ऑडिट completed on 20th of July, those two words are also important. इन टिपिकली हम बैलेंस शीट में ये देखते हैं कि वो लास्ट में सिग्नेचर करने के टाइम पे वो और कुछ भी डेट डाल देता है, 2 अगस्त डाल देगा, 15 अगस्त डाल देगा वगैरह। और द लॉ हैज टू सी कि व्हेन डिड द ऑडिट रिपोर्ट get completed. If he says I have completed the audit report on 20th of July, तो मतलब कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि उसने ऑडिट टाइम पे कंप्लीट कर दिया हुआ है। उसको ऑडिट रिपोर्ट सोसाइटी को देने में या जो भी कुछ परिस्थिति है वो कॉन्डन ऑफ किया जा सकता है। वो सेक्शन 77 करके एक बहुत मजेदार सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि छोटे मोटे प्रोसीजर लैप्सेस को छोड़ दिया जाए, प्रोवाइडेड देयर इज ए प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो इस मामले में जस्टिफिकेशन क्या होगा फ्रांसिस साहब, आपके केस में आपके ऑडिट रिपोर्ट में टिपिकली लिखा होगा मेमो में, ऑडिट स्टार्टेड ऑन सो एंड सो डेट, एंडेड ऑन सो एंड सो डेट। इफ इट इज एंडिंग बिफोर द lawfully prescribed ending date, then it is okay. Anyway, thank you, Mr. Francis, for joining. It was an interesting point on your behalf also. Our next question is by Mr. Rahul Satpute. Mr. Hello. Rahul Satpute, please. हाँ सर, एक्चुअली हमारा मीटिंग है ना प्रॉपर हो गया है 3 हफ्ते पहले ही, और मीटिंग होने के पहले हम लोगों ने सातपुटे साहब आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। ओके सर। हाँ सर, मीटिंग होने के पहले हम लोग ने 14 डेज क्लियर नोटिस दिया था, सब दिया था, और मीटिंग भी हमारा प्रॉपर हो गया, सब रेजोल्यूशंस प्रॉपरली पास हो गए, सूचक अनुमोदक का साइन ले लिया, सब दे दिया। फिर उसके बाद हम लोग ने 15 दिन के बाद मिनट्स भी शेयर किए। तो उस मीटिंग में जब भी जो इंसान जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था वो अभी 1-2 रेजोल्यूशंस पे वो अकेला ही ऑब्जेक्शन ले रहा है, तो उसको कैसे डील करना है? मतलब मैनेजमेंट मीटिंग को अलग से, मैनेजमेंट कमेटी को अलग से मीटिंग लेना होगा उसी एक पॉइंट के लिए, या फिर नहीं लेना होगा? क्योंकि बाकी ऑलमोस्ट 99% हमारे जो मेंबर्स है वो सब एग्री है सब रेजोल्यूशन से। सर देखिए, इसमें कैसा है, इसमें 2 चीजें। सबसे पहले तो फाइनलाइज कैसे करने होते हैं आपको एमओएम, तो आपको ये जैसे आपने सर्कुलेट किया है सभी को, तो एक बार उनके ऑब्जेक्शन आ गए, कुछ सजेशन आ गए, तो while finalizing the minutes of meeting आपको एनीवे कमिटी, आपको मीटिंग लेना ही पड़ेगा, कमिटी मीटिंग में ही आपकी फाइनलाइज होंगी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि फाइनलाइज करने के लिए आपको मीटिंग, वो एक ऑब्जेक्शन आया इसके लिए मीटिंग लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये क्वेश्चन इनवैलिडेट हो जाता है कि क्योंकि आपको एमओएम फाइनलाइज करने के लिए प्रॉपर मीटिंग, कमिटी मीटिंग लेनी ही चाहिए, वहां पे आपको रेजोल्यूशन पास करना ही होगा। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि जो इंसान वहां पे था ही नहीं वो ऑब्जेक्शन ले रहा है, तो एक्चुअली ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग सर्कुलेट जो किए जाते हैं और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन है फिर सजेशंस कॉल किए जाते हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो एक्चुअल वहां पे प्रेजेंट हो, और उनके लिए उतना ही चेक करना है कि वहां पे एक्चुअल एजीएम में क्या हुआ और उसी का रिफ्लेक्शन एमओएम में आया है या नहीं आया है। यही इसी के ऊपर सजेशन या ऑब्जेक्शन हो सकता है। अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसके ऊपर इन प्रिंसिपल उस रेजोल्यूशन के ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो वो एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि रेजोल्यूशन पास कर दिया कि अभी आपका जो मेंटेनेंस है वो 4000 है, अभी वो 5000 हम लोग करेंगे, तो इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है कि मैं 5 उतना पैसा नहीं दूंगा, तो वो ऑब्जेक्शन गलत है, उस तरीके से वो नहीं होगा। अगर उसको चैलेंज करना है तो वो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाके चैलेंज करे। एमओएम में क्या चीजें है जो मीटिंग में हुई वो उसी तरीके से एमओएम में आया है या नहीं आया है, ये देखने के लिए वो ऑब्जेक्शंस का यूज होता है। अब वो जो इंसान मीटिंग में आया ही नहीं है तो वो कैसे बताएगा कि ये चीज हुई या नहीं हुई है? तो फॉर्मली आपको वो जो ऑब्जेक्शन है वो कमिटी मीटिंग में लेने चाहिए
और उसके ऊपर आपने यही रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि सिंस द पर्सन वाज नॉट प्रेजेंट, अगर उसको कोई चैलेंज करना है तो वो करे, लेकिन फाइनलाइज करने के लिए डेफिनेटली आपको मीटिंग तो लेनी पड़ेगी. Okay, sir. Our next question is by Mrs. Viju Chauhan. Mrs. Viju Chauhan, please. Thank you, sir. Heymanji, thank you so much for giving me opportunity. You're always with me. Always welcome, madam. Thank you. Our committee has already been debarred under 75(5) in 12th of March 2025. And I filed the caveat also immediately. In spite of that, our committee went into the revision application with DJR Malhotra House. And on the same day, they got the status quo. So the moment they got status quo, they started in their power redevelopment procedure. Then they started all the illegal things again. And last 6 months in Divisional Joint Registrar's office, no hearing has been conducted. It is postponed 3 times. So how to take it on a priority? What is the procedure to be followed to take it on a priority in DJR's office, as well as side by side under 154B27(1), this order letter was passed in December 2023. That action is also started on the committee. So after that, 154B8 inspection was done, where the committee failed to produce the documents. They had not given any documents of last AGM held, no minutes of the meeting held. So that procedure is also again started with Deputy Registrar. But what to do to take that hearing on a priority in Divisional Joint Registrar's office? Ma'am, firstly, देखिए, firstly तो you should make an application to the Divisional Joint Registrar stating all these points and why the hearing should be taken on the priority basis. This application you should made in the Divisional Joint Registrar. Since I am also practicing before these authorities, I know very well what is going on there. So you should make that application. And what we generally do is we go to the High Court directly and get the order of expedition of the matter. If there is no expedition of the matter, then we will directly press for the final continuation of the order which the DJR has set aside, stayed for till now. So यही मैम आपको करना पड़ेगा. There is no other. But giving the status quo on the same day, it is all against the natural justice. Within 20 hours, giving any notice, and you are not being heard. Everything is given, in writing to them, and all the evidences are also attached. Plus, this report of 154B8 appointed officers letter also is attached. So everything is there, but he is not conducting the hearing only. So how to go ahead with it? You have to make an application to the High Court. You have High to Court. approach the High Court and either get the order of expedition or altogether वो hearing ही आप close करो, High Court में ही matter proceed करने के लिए आप process करो. क्योंकि even if you pursue in the Divisional Joint Registrar, उसका outcome मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से आप बता रहे हो अभी facts कि वो already predetermined ही हो सकता है. So it is always better to approach the higher authority and get the order directly from there. But under 154B27(1), 2 and 154B8, can I go for the criminal action against the committee because they have not given last AGM's minutes, whatever they have recorded in a video, and they don't allow me to do the recording also, and they also don't do it and distribute to anybody in the society. So there are provisions in the MCS Act under which you can go for the criminal action as well. तो दो तरीके से हो सकता है. You go to the Divisional Registrar again for the permission to lodge the FIR. या फिर आपको कोर्ट के थ्रू ऑर्डर निकाल के वो जाना पड़ेगा. डायरेक्टली पुलिस वहां पे आई डोंट थिंक वो एंटरटेन करेगी. Because when they have started a redevelopment procedure, I'm getting threat calls, indirectly from some people that you being a single lady,
बुड्ढी, why are you obstructing? अकेले क्यों लड़ रही हो? तुमको ओल्ड एज होम में जाना चाहिए, और और हम तुमको बंदोबस्त करके देंगे, 5,000 में तुमको संभालेंगे. दैट काइंड ऑफ सजेशन इज गिवन टू. नहीं, अगर ये थ्रेड्स है तो उसके लिए तो डेफिनेटली आप पुलिस स्टेशन में जा ही सकते हो. हाँ, so that's what I'm doing जाना ही now, चाहिए. because I'm getting indirectly called through and through somebody pressurizing me that I should accept everything, and it is a cluster redevelopment. So I'm wondering why they are targeting me alone into all these things. Who am I to obstruct redevelopment? Because majority decision is done. So 61% they can go ahead with the redevelopment. So why are they pressurizing me? I'm wondering. We'll take up. Thank you, madam, for joining in. Our next question is by Thank you. Mr. Paresh Shah. Thank you, sir. Appreciate it, and have been always. Can you hear me, sir? Yes, please. Can We you are hear short me, of time. sir? Please make the question very Okay, short. I'll finish it. I'll finish it up. Thank you so much. Appreciate it for all your cooperation, sir. Now, my point is there has been a serious violation on your financial balance sheet, and the auditor has accepted. He has not accepted his violation, and I suspect that he might do it in the rectification report. But that rectification report is never shared with the members in the next AGM. Or how will the members, we like members, will come to know that rectification report has been filed with the deputy registrar about the financial lapses which the auditor has made, sir? तो सर ये है कि देखिए कैसा है कि सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया कि एजीएम के सामने वो प्रेजेंट होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी. अगर वो नहीं हो रहा है तो दो तरीके से वो होगा, 3 तरीके से रादर. आप जो कमिटी है आपकी मैनेजिंग कमिटी, उसको 154(b)(8) के अंडर डॉक्यूमेंट के लिए बोल सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट हमें इंस्पेक्शन के लिए चाहिए, और अगर आप उसको कॉपी चाहिए आपको तो कॉपी के लिए भी आप वो अमाउंट दे के आप वो उसका रिक्वायर मतलब डिमांड कर सकते हो सोसाइटी को. सोसाइटी की तरफ से भी नहीं हो रहा है तो उसकी कॉपी आपके रजिस्टर ऑफिस में भी सबमिट की हुई होती है, तो आप वहां पे भी एप्लीकेशन कर सकते हो, अंडर आरटीआई भी कर सकते हो, नॉर्मल एप्लीकेशन भी कर सकते हो, ये बोल के कि ये सोसाइटी है, इसके अंडर कोई भी ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आया होगा तो उसकी एक कॉपी हमें दी जाए. तो ये चीज आप रजिस्टर ऑफिस से भी ले सकते हो. उसके बाद एक और ऑप्शन है कि अगर ऑडिट किया ही मतलब रेक्टिफिकेशन किया ही नहीं है तो आप डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डायरेक्टली जा सकते हो. अगर आपको वहां पे लगता है कि फ्रॉड है या फिर कमिटी जानबूझ के नहीं कर रही है तो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए भी आप जा सकते हो, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी जा सकते हो. और अगर ऑडिट में भी पूरा कवर अप है, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में भी जो कुछ भी फ्रॉड आप बोल रहे हो एलिज्ड फ्रॉड है उसको भी कवर अप किया है, तो डायरेक्टली आप इधर ऑडिट के लिए जा सकते हो, टेस्ट ऑडिट के लिए जा सकते हो, या फिर जैसे कि अलग अलग इंक्वायरी होती है, जैसे जो अभी हमारी बात हुई सेक्शन 89A हो गया, 88 हो गया, 83 हो गया, तो उस तरीके से भी एक्शन आप इनिशिएट कर सकते हो. बट सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि टिल डेट आज तक हमारी सोसाइटी में कभी भी रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट हैज नेवर बीन शेयर्ड इन द एजीएम, सर. तो सर ये गलत है, आप इसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकते हो कमिटी के अगेंस्ट. ऑलराइट, थैंक यू सर, अप्रिशिएट इट. Okay, our next question is by Mr. Mahadev. Good evening, Hemant sir, and good evening, Chinmay sir. Yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सोसाइटी अंडर रीडेवलपमेंट है तो एजीएम करना जरूरी है, और है तो कौन सा सेक्शन वगैरह है उसमें? सर देखिए, अनलेस एंड अनटिल आपकी सोसाइटी अभी है, डिसॉल्व नहीं हुई है, तो सोसाइटी के एजीएम ही कंपलसरी है, कोई अलग सेक्शन नहीं है, सेक्शन 75 के अंडर ही वो चीज होगी. अनलेस एंड अनटिल आपकी सोसाइटी वाइंड अप हो जाए और वहां पे नई सोसाइटी क्रिएट हो जाए, तब तक आपकी सोसाइटी ने एजीएम ये करना हर साल जरूरी है. उसमें कोई भी मतलब सर सोसाइटी 5 साल से अंडर रिडेवलपमेंट पे है और एक भी एजीएम नहीं हुई है अभी तक. होनी चाहिए सर, ऐसा जो भी रूल्स है वो एप्लीकेबल है. विच सेक्शन सर, ऐसा कुछ है उसमें? नहीं, अलग से सेक्शन नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सेक्शन 75 अंडर ही वो चीज होनी चाहिए. अच्छा, सेक्शन 65 75 एम से. यस. ओके सर, ओके, थैंक यू. Our next question is by Mr. Nilesh Purohit, please. Nilesh ji. सर आपकी आवाज नहीं आ रही.
नहीं सर, कुछ इश्यू है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कुछ बोलिए नीलेश जी। वो बोल रहे लेकिन No कुछ problem. इश्यू है। हाँ, No, sir, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक, okay. Anyway, it's already time up for our webinar. I would like to thank Advocate Chinmay Kalyankar sir for again sharing all his knowledge and experiences. And I also hope he will again come to our webinar to lecture in future also. Thank you once again, sir, for you. Thank you so much. Thank you. Now, Thank you, Chinmay ji, and thank you, Hemant sir. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience. Wishing all friends healthy and peaceful life for them. Thank you everybody. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you. Appreciate it.